हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 20। वो बच्चे किसी पर ध्यान नहीं देते और अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट से बाहर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं। वो लड़की जब ये देखती है कि न्यूज़ रिपोर्टर ने उन्हें घेरा हुआ है, तभी वो लड़की अपने हाथों से कुछ इशारा करती है। तो पीछे से कई सारे गार्ड्स आगे आते हैं और उन न्यूज़ रिपोर्टर्स को दूर करने लगते हैं। ये देखकर एक न्यूज़ रिपोर्टर बोला, मिस, हमें पता चला है कि आप आर इंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। आज तक हम सभी उस आर इंटरप्राइजेस के सीईओ से मिलने के लिए बेचैन थे, पर आज आखिरकार हमारी आपसे मुलाकात हो ही गई। क्या आप बता सकती हैं कि आखिर आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? वैसे भी आपकी कंपनी टॉप पर है, तो क्या आप और भी ऊंचाइयों को हासिल करना चाहती हैं? उस लड़की ने आंखों पर ब्लैक कलर के गॉगल और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो लड़की अपनी आंखों पर से गॉगल को हटाकर उसे अपने बालों में फंसा लेती है और फिर उन रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, यू नो वेरी वेल, आर इंटरप्राइजेस कोई मामूली कंपनी नहीं है। सो इतना तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि हमारे काम करने का तरीका कैसा है। हम कभी भी अपने काम करने से पहले किसी को कुछ बताते नहीं हैं, पर जब वो काम पूरा हो जाता है तो सबको हमेशा सरप्राइज ही मिलता है। सो वेट एंड वॉच, आगे क्या क्या सरप्राइज मिलने वाला है। मैं आप सबको इतना ही हिंट दूंगी कि जब मैं शहर में आ गई हूँ तो धमाका तो होना ही है। इतना कहकर वो वापस से अपनी आंखों पर गॉगल लगाती है और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। सारे गार्ड्स रिपोर्टर्स को एक साइड कर देते हैं। जब वो लड़की आगे चलकर जा रही थी तो उसकी चाल से पता चल रहा था कि वो किसी ऐसी वैसी फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती है। वहीं एयरपोर्ट के बाहर रॉयल्स रॉय कार खड़ी थी। ड्राइवर ने कार की बैक सीट का डोर ओपन किया, फिर वो लड़की और उसके दोनों बच्चे कार में बैठ गए। साथ ही उनके पीछे आ रही उसकी असिस्टेंट मीशा भी कार के पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर बैठ गई और ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार तेजी से वहां से आगे बढ़ गई। कार तेजी से आगे रोड पर बढ़ रही थी। वहीं कार के अंदर बैक सीट पर एक लड़की बैठी अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी। उसके दोनों बच्चे भी वहीं पास में बैठे हुए थे। उस लड़की के साथ उसकी फ्रेंड मीशा भी बैठी थी। दोनों बच्चे बैठे तो शांत थे, लेकिन उनकी आंखें चारों तरफ नाच रही थी। उनकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों कितने शैतान हैं। मीशा उन दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोली, अभी इनकी माँ बैठी हुई है तो इसलिए कितने मासूम और सीधे सीधे बच्चे बने हुए हैं, वरना अब तक तो ये दोनों उधम मचा के रख देते हैं और पूरे शहर को अपने सिर पर उठा लेते। वहीं बगल में बैठा बेबी बॉय मीशा की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अच्छा आंटी, आपको ये लग रहा है कि हम मम्मा के कारण शांत हैं और आप बची हुई हैं, बट डोंट वरी आंटी, हम जल्दी आपको अच्छा सा सबक सिखाएंगे और जब तक आप हमें चॉकलेट नहीं दोगी हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मीशा उस बेबी बॉय के चेहरे के भाव को देख सब समझ गई और डर के कारण उसका गला सूखने लगा। वो तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा लेती है। अचानक ही एक झटके के साथ ड्राइवर ने कार रोक दी। ऐसे अचानक कार रोकने से रोनिका के हाथ में पकड़ा मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। ये देख रोनिका गुस्से से बोली, व्हाट द हेल, ये कौन सा तरीका है कार चलाने का? इतना कहते हुए वो नीचे झुककर अपना फोन उठाती है। वहीं वो ड्राइवर डरते हुए बोला, सॉरी मैम, बट अचानक एक छोटा बच्चा कार के सामने आ गया था, इसलिए हमें कार रोकनी पड़ी। रोनिका पहले तो शांत रहती है, फिर गुस्से से बोली, जल्दी से उस बच्चे को यहाँ से हटाओ और हाँ, उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। ड्राइवर ने तुरंत ओके बोला और कार से बाहर आया। ड्राइवर जाकर देखता है तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। वो ड्राइवर उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे बीच रोड पर चलते हैं, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो? चलो जाओ अपने घर, इस तरह से रोड पर नहीं खेलते। पर छोटा बच्चा बस ड्राइवर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ड्राइवर एक बार फिर से उसे समझाते हुए बोला, छोटे बच्चे, तुम्हें कुछ बोला जा रहा है, चल जाए यहाँ से, रोड पर नहीं खेलते वरना कोई गाड़ी आएगी तो ठोक देगी। लेकिन उस बच्चे ने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वहीं कार में बैठी रोनिका को भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि अब तक काफी टाइम हो गया था लेकिन ड्राइवर वापस नहीं आया था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, लोगों के पास टाइम की कोई कदर ही नहीं है। मीशा रोनिका की तरफ देखते हुए बोली, मैम आप रुकिए, मैं देखती हूँ। लेकिन रोनिका ने मीशा को रोक दिया और बोली, नहीं, मैं खुद देखूंगी। इतना कहकर रोनिका कार से बाहर आई और सीधे उस तरफ गई जहां पर ड्राइवर और वो बच्चा खड़ा था। रोनिका पीछे से बोली, क्या हुआ, अभी तक वो बच्चा गया नहीं? ड्राइवर डर गया। वो जल्दी से पीछे मुड़कर बोला, सॉरी मैम, बट हम इसे कब से जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये जा ही नहीं रहा। रोनिका तुरंत आगे बढ़ी और उस बच्चे की तरफ देखने लगी। उस बच्चे के चेहरे और कपड़ों पर बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी, जिस कारण उसका फेस भी क्लियर नहीं दिख रहा था।
पर उसकी आंखें जो कि नीली थी, उन नीली आंखों से वो बच्चा रोनिका को देख रहा था। रोनिका भी एक पल के लिए उस बच्चे की आंखें देखकर थोड़ा चौंक गई, पर फिर वो आगे बढ़ी और उस बच्चे के गालों पर प्यार से टच करते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा? आप इस तरह से यहाँ रोड पर क्यों घूम रहे हो? और आपके मॉम डैड कहाँ हैं? वो बच्चा अभी भी कुछ नहीं बोला, बस अपने गोल मटोल आंखों से रोनिका को देखे जा रहा था। रोनिका फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोली, बताओ बच्चा, कहाँ हैं आपके मॉम डैड? और कितने इनरिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। फिर वो उस बच्चे के हाथ को पकड़कर बोली, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे डैड का नंबर है? वो बच्चा अभी भी शांत था, पर उसने अपने पैंट के पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर कुछ लिखकर रोनिका की तरफ बढ़ा दिया। रोनिका जब इस तरह से इस बच्चे को लिखकर बात करते हुए देखती है, तो वो समझ गई कि वो बच्चा बोल नहीं सकता। उसे ना जाने क्यों जब ये पता चला कि बच्चा बोल नहीं सकता, तो उसे बहुत बुरा लगा। वो बोली, आप बोल नहीं सकते? वो बच्चा अभी भी चुपचाप खड़ा था। उसने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ रिएक्ट किया, बल्कि एकदम से वो आगे बढ़कर रोनिका से चिपक गया। जैसे ही वो बच्चा रोनिका से चिपका, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसे इस बच्चे से मिलकर इस तरह की फीलिंग आ रही है, और उस बच्चे को देखकर उसे थोड़ी बेचैनी भी होने लगी थी। उसके मन में एक साथ कई सवाल आए, लेकिन फिर वो सभी सवालों को इग्नोर करते हुए बोली, बच्चा आप डरो मत, मैं अभी आपके डैड को कॉल करती हूँ, वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे, तब तक आप हमारे साथ हो। इतना कहकर रोनिका उस बच्चे को अपने साथ लेकर कार के पास आकर कार के बैक सीट का डोर ओपन करती है, तो वो बच्चा जाकर उसमें बैठ गया। रोनिका भी मीशा के बगल में आकर बैठ गई। कार में पहले से बैठे रोनिका के दोनों बच्चे उस छोटे बच्चे को ही घूर घूर कर देख रहे थे। बेबी बॉय ने उस बच्चे की तरफ देखते हुए पूछा, मॉम ये कौन है? रोनिका अपने बेटे की तरफ देखकर बोली, बेटा ये रास्ता भटक गया है, मैं इसे इसके घर छोड़ देती हूँ। तभी वो बेबी गर्ल बोली, बट मॉम, आप इसे इसके घर क्यों छोड़ रही हो? आप इसे लेकर चलो ना, हम लोग साथ में खेलेंगे। रोनिका अपनी बेटी को घूर के देखती है तो वो शांत हो गई। फिर ड्राइवर भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रोनिका ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए बोली, जल्दी से कार को आगे बढ़ाओ। ये सुन ड्राइवर ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। रोनिका ने अपना फोन निकाला और उस छोटे बच्चे ने जो अपने डैड का नंबर उस डायरी में लिख कर दिया था, तुरंत उस नंबर पर डायल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत अभी भी बेचैनी से अपने बेटे को ढूंढ रहा था। अचानक फोन रिंग करने से उसे इरिटेशन होने लगी। उसने फोन निकालकर चेक किया तो उस पर अननोन नंबर देख उसने कॉल कट कर दिया। वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहता था। शाश्वत सामने खड़े गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, अभी तक मेरे बेटे के बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम सब कितने यूजलेस हो, एक काम भी तुम सब ढंग से नहीं कर सकते। आखिर तुम लोगों को मैं किस बात की सैलरी देता हूँ? अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं तुम सबको फायर कर दूंगा। शाश्वत की गुस्से भरी आवाज सुनकर सारे गार्ड्स डर गए थे। वहीं अब तक श्रुति भी आ गई थी। वो शाश्वत के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, बेबी डोंट वरी, हमारा बच्चा मिल जाएगा। शाश्वत बोला, मैंने तुमसे कितनी बार बोला श्रुति, मुझसे दूर रहकर जो भी बातें करनी हो दूर रहकर किया करो, इस तरह से मुझसे चिपका मत करो। यहाँ मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, तुम्हें पार्लर जाने से फुर्सत नहीं थी। ना जाने कितने इररिस्पॉन्सिबल मॉम हो तुम। मुझे तो कभी कभी लगता है वो तुम्हारा बेटा है भी या नहीं। श्रुति जब शाश्वत की बात सुनती है तो एक पल के लिए घबरा गई। वो फिर रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, बेबी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा ही बेटा है, मैंने 9 मंथ तक उसे अपने पेट में पाला है, और तुम इस तरह से ऐसे नहीं बोल सकते। मुझे भी अपने बेटे की फिक्र है। तुम्हें क्या पता, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। शाश्वत को श्रुति के मगरमच्छ के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे इग्नोर करके गार्ड्स की तरफ बढ़ गया। ये देख श्रुति गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और अपने मन ही मन बोली, इस बच्चे से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। हर रोज नए नए ड्रामे। इस बार मिल गया तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये भी याद रखेगा। उसे मार मार के उसकी हड्डियां नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम श्रुति नहीं। बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। मनमानी करना तो छोड़ना ही नहीं है उसे। माँ मर गई लेकिन उसका बेटा मेरे सिर पर सवार बैठा है। अगर मेरी मजबूरी ना रहती तो मैं इसे पैदा होते ही मार देती। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।